हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में, नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि इमैनुअल कांट और लैपलेज ने दिया था। आज हम लोग प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली जो हमारा प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बाई पेरेंटल और डुअलिस्टिक। तो बेसिकली इनके जितने भी सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स थे वो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक एलिमेंट या फिर एक मैटर एग्जिस्ट करता था। जैसे हमारा गैसियस हाइपोथेसिस में हमारा हो जाता है प्राइमोर्डियल मैटर, और हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस में बेसिकली जो हमारा एलिमेंट होता है वो नेबुला होता है। सो यहाँ पे सिर्फ एक मैटर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो ये दोनों हाइपोथेसिस को मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जो हमारा प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस को हम लोग बाइपेरेंटल और डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहेंगे, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स होंगे, दो मैटर होंगे। कौन कौन से मैटर होंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली टीसी चैम्बरलिन जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे और जो फॉरेस्ट रे मोल्टन थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, पोस्टुलेटेड ए न्यू हाइपोथेसिस नोन एज प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस इन द ईयर ऑफ 1905। तो बेसिकली जो हमारा गैसियस हाइपोथेसिस है वो हमारा जो है 1755 में पोस्टुलेट हुआ था। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो हमारा 1796 में पोस्टुलेट हुआ था, और ये हमारा 1905 में पोस्टुलेट हुआ था। यानी कि जो हमारा नेबुलर नेबुलर हाइपोथेसिस है वो मोर देन 100 ईयर्स तक डोमिनेट रहा था। इट नॉट ओनली शोज द ओरिजिन ऑफ अर्थ। बेसिकली ये जो हमारा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है वो सिर्फ ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ के बारे में नहीं बताता है, और इट ऑल्सो शोज द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बताता, इट्स एटमॉस्फेयर्स के बारे में बताता, कंटिनेंट्स कैसे इमर्ज हुए, ओशन बेसिन्स कैसे बने। तो बेसिकली ये जितने सारे हैं कैसे बने, इस कॉन्सेप्ट में इसको भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट के क्या क्या कहते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। सो देयर वेयर टू हेवनली बॉडीज, यानी कि दो मैटर है, दो एलिमेंट्स है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या फिर बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट इस थ्योरी, इस हाइपोथेसिस को बोलेंगे। टू हेवनली बॉडीज विच इज प्रोटोसन एंड इट्स कंपेनियन स्टार, या फिर इसको बोल सकते हैं इंट्रूडिंग स्टार। तो बेसिकली दो मैटर था यहाँ पे, एक प्रोटोसन था, एक कंपेनियन स्टार था, जिसको इंट्रूडिंग स्टार भी बोल सकते हैं। प्रोटोसन जो था वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना था, यानी कि प्रोटोसन इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच वी आर कोल्ड एंड सर्कुलर इन शेप। तो बेसिकली जो हमारा प्रोटोसन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस protosun is made up of very small particles and it is cold and circular in shape. So when the companion star or intruding star came very close to the protosun, infinite number of detached from it the outer surface of the protosun due to massive gravitational pull exerted by the intruding star. The intruding star is designed to meet, या फिर बोल सकते हैं to pass through the axis of प्रोटोसन। अब जब पास हो जाए, वो पास होगा जो हमारा कंपेनियन स्टार, पास होने की वजह से ये जो हमारा कंपेनियन स्टार का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है, और साइज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो कंपेनियन स्टार का वो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होने की वजह से जब ये प्रोटोसन के आस पास से गुजरेगा, तो बेसिकली ये जो प्रोटोसन का जितने भी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है वो टूट जाएंगे। अब चैम्बरलिन टर्म दिस डिटैच स्मॉल पार्टिकल, जितने भी सारे स्मॉल पार्टिकल्स टूटे हैं उन्होंने प्लांट जो चैम्बरलिन ने उनको एक नाम दिया, प्लानेटेसिमल्स नाम दिया। अब जो कि प्रोटोसन का ही हिस्सा था, जो कि कंपेनियन स्टार की वजह से टूट गया था। क्यों टूट गया था? क्योंकि जो कंपेनियन स्टार है वो प्रोटोसन के पास से गुजरा था, और कंपेनियन स्टार का जो ग्रेविटेशनल पुल था वो बहुत ही ज्यादा था, जिसके वजह से प्रोटोसन के कुछ एलिमेंट्स टूट गए, जिसको चैम्बरलिन ने नाम दिया था प्लानेटेसिमल्स।
So initially the detached planetesimals were just like dust particles. The planetesimal were not of uniform size. तो बेसिकली जितने भी सारे planetesimals थे वो टूटे थे, वो सिर्फ एक ही साइज के नहीं टूटे थे। कुछ ऐसे भी थे जो कि बहुत बड़े थे और कुछ ऐसे भी थे जो कि बहुत छोटे थे। यानी कि दो तरह का planetesimals टूटे थे, बहुत बड़े, बहुत छोटे। अब बहुत बड़ा और छोटा में क्या रिलेशनशिप बनता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। Gradually, large planetesimals started to attracting small planetesimals। तो बेसिकली जितने भी सारे लार्ज planetesimals बने थे, वो छोटे छोटे planetesimals को अट्रैक्ट करने लगे। अट्रैक्ट कैसे करते थे? क्योंकि जो लार्ज planetesimals साइज में बड़ा होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होने की वजह से जितने भी सारे उसके आसपास के एलिमेंट्स थे, यानी कि जो डिटेच एलिमेंट्स थे, यानी कि जो प्लैनेटेसिमल्स थे, छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स थे, वो बेसिकली उसके तरफ ग्रेविटेशनल पुल के चलते जो लार्ज प्लैनेटेसिमल्स है उनके तरफ चले जाएगा और प्लैनेट्स फॉर्म होगा। तो इसी के चलते धीरे धीरे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं, 9 प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं एंड द प्रोटोसन इज चेंज इनटू प्रेजेंट डे सन। तो बेसिकली जो प्रोटोसन है वो चेंज हो जाता है सन में। तो बेसिकली टीसी चैम्बरलिन एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली इन्होंने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में भी डिस्क्राइब किया था, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स एंड बेसिन, ओशन बेसिन्स कैसे बनते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स कैसे बने, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, माउंटेन्स, प्लेन्स कैसे बने। इसके बाद जो हमारा इंटीरियर में जो हीट रहता है वो कैसे हुआ था, स्ट्रक्चर अर्थ का कैसे है। इसके बाद जो ओरिजिन होता है और एटमॉस्फेयर का वो कैसे हुआ था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था। और इन्होंने स्टेजेस में बेसिकली इन्होंने डिवाइड किया था कि जो पहला स्टेज है वो बेसिकली जो हमारा होगा पीरियड ऑफ प्लैनेटेसिमल एसेशन। तो बेसिकली इस पीरियड में बेसिकली जितने भी सारे प्लैनेटेसिमल्स हैं वो डिटैच होंगे। डिटैच होकर के लार्ज प्लैनेटेसिमल्स अट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर प्लैनेटेसिमल्स को और एक प्लैनेट्स फॉर्म करेंगे। और सेकेंड स्टेज में बेसिकली होता है कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन फॉर्म होते हैं। अब इसके साथ साथ बेसिकली एटमॉस्फेयर भी हमारा फॉर्म होता है, एटमॉस्फेयर भी हमारा फॉर्म होता है और हीट भी हमारा अर्थ के इंटीरियर में जनरेट होता है। और थर्ड स्टेज में बेसिकली होता है कि जितने भी सारे माइनर लैंडफॉर्म्स हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, फॉल्स एंड फॉल्स, ये जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स हैं वो जनरेट होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसके जरिए इस जो हाइपोथेसिस है वो उसको क्रिटिसाइज किया गया था। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लैनेट्स अवे फ्रॉम द सन कंटिन्यूज अप टू जुपिटर एंड देन द साइज डिक्रीजेस। व्हाई? सो बेसिकली जो साइज होता है प्लैनेट्स का वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा सबसे पहले मरकरी सबसे छोटा, इसके बाद बढ़ते गया, अब जुपिटर तक बढ़ते गया, अब जुपिटर के बाद बेसिकली फिर से छोटा होने लगा था। तो ऐसा क्यों आखिर? और सेकंड क्रिटिसिज्म है वही सिर्फ 9 प्लैनेट से क्यों बने थे। और थर्ड क्रिटिसिज्म हो जाता कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस प्लैनेट्स ऑलवेज रिमेंड इट सॉलिड स्टेट। बेसिकली इनकी ये जो हमारा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है जो कि चैम्बरलिन ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग जो था जो प्लैनेट्स है वो हमेशा से सॉलिड स्टेट में थे, वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं थे। बट जो हमारे रिसेंट साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जितने भी सारे इनर मोस्ट प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हमारा मरकरी, अर्थ हो गया, वो हम पहले जो था इनिशियल जो फेस में था वो लिक्विड स्टेट में था, वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में चेंज होकर के सॉलिड स्टेट में बने थे। अर्थ हमारा जैसे हो गया। तो बेसिकली ये कैसे हुआ था, इनके अकॉर्डिंग सॉलिड स्टेट था, हमेशा से अर्थ सॉलिड था। ये बेसिकली एक पॉइंट हो जाता है क्रिटिसिज्म का। और फोर्थ पॉइंट हो जाता है कि देयर वर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर। तो बेसिकली इन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था जितने भी आउटर मोस्ट लेयर में प्लैनेट्स हो गए, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। और बेसिकली ये जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं आउटर मोस्ट में वो लो डेंसिटी के थे, वो और लो डेंसिटी के बारे में भी नहीं बताया था। और उनका जो स्टेट था वो गैसियस था, तो इसके बारे में भी इन्होंने कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। एंड द फिफ्थ क्रिटिसिज्म इज हाउ प्लैनेट्स हैविंग हाई एंगुलर मोमेंटम देन द सन। आखिर प्लैनेट के पास हाई एंगुलर मोमेंटम कैसे है सन से भी ज्यादा, क्योंकि अब सन भी सबसे बड़ा है। अब सन के हिसाब से देखा जाए तो अगर इस कॉन्सेप्ट प्लैनेटेसिमल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो सन का एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, प्लैनेट्स का ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है। तो ये कैसे हुआ? तो बेसिकली दिस वेर द 5 मेजर points where this hypothesis faced criticism
और इसी के चलते इस हाइपोथेसिस को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था और इसके बाद एक नया हाइपोथेसिस आता है टाइडल हाइपोथेसिस जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियसली वीडियो हमने अपलोड किया था गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस को से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये कौन इस हाइपोथेसिस में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।